सुप्रभात। आज हम कक्षा 10th जॉर्ज पंचम के नाम कमलेश्वर इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहसी दिखाई देती हैं वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती हैं? तो वह उनकी परतंत्र मानसिकता को दर्शाती हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम अपने देश के प्रति आत्मसम्मान को भूल चुके हैं। आत्मसम्मान को भूल चुके हैं। हम शारीरिक रूप से स्वतंत्र जरूर हैं, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम। इस तरह की जो है मानसिकता वो दर्शाती है। दूसरा प्रश्न, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तो नंबर 1, परेशानी का कारण क्या था कि वो भारत, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे पर कौन से कपड़े पहनेगी, ये तो उसकी परेशानी का कारण था। फिर उसमें पूछ रहे तर्कसंगत है या नहीं है। ये तर्कसंगत है, उचित है, क्योंकि ये उसकी आन बान शान का प्रतीक है। आन बान शान का प्रतीक है कि रानी एलिजाबेथ कौन से कपड़े पहनेगी, कैसे कपड़े पहनेगी और वातावरण के अनुकूल कौन से कपड़े पहनेगी। इस तरह से इसकी चिंता जो है स्वाभाविक थी। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए? नंबर 1, दिल्ली की सड़कों को साफ किया गया। ऐतिहासिक इमारतों पर रंग रोगन किया गया। टूटी हुई सड़कों को जवान बनाया गया। रोशनी की व्यवस्था की गई। जगह जगह पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए गए। रानी जिस दिशा में जाएगी, जिस रास्ते जाएगी, वहाँ पौधे भी लगाए गए। इस तरह की सारी सुविधाएं की गई थी वहाँ पर। फिर है अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, है आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चला है। इसमें पहला प्रश्न है, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस तरह की पत्रकारिता के बारे में हमारे ये विचार हैं कि ये आजकल मनोरंजन का साधन हो गया है। मनोरंजन का साधन हो गया है। आज की जो पत्रकारिता है वो मनोरंजन का साधन हो गया है। नायक नायिका जो है आजकल वेशभूषा को महत्व देते हैं। नायक हो चाहे नायिका हो, आजकल वेशभूषा को महत्व देते हैं। नंबर 3, राष्ट्रीय समाचार पत्र में ऐसी खबरों को अधिक महत्व दिया जाता है। ये बात हो गई है। फिर इसमें दूसरा प्रश्न है, ख है, एक और है,
इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो इस तरह की पत्रकारिता युवा पीढ़ी पर सकारात्मक प्रभाव भी डालती है और नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। नंबर 1, सकारात्मक, जो युवक युवतियां जिनकी पढ़ाई में रुचि नहीं होती है वो फैशन आदि में व्यस्त रहती है, नंबर 1। नंबर 2, यही नहीं, वह अपने रहन सहन के तरीकों में परिवर्तित कर रहन सहन के तरीकों में बदलाव करती है, नंबर 2। नंबर 3, वे काम की बातों को अधिक महत्व न देकर किस तरह से हमें फैशन के दौर में रहना उस पर महत्व देती है। नकारात्मक प्रभाव यह है कि ऐसे युवा पीढ़ी जो है ये भ्रमित होती है, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए बुरा से बुरा काम भी करती है। तो इसके पॉजिटिव प्रभाव भी हैं, नेगेटिव प्रभाव भी हैं, दोनों बातें आपको बतानी है। फिर 5वां प्रश्न, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए वो बताने हैं, पूरी स्टोरी बतानी है। उस मूर्तिकार ने पहला प्रयत्न क्या सारी फाइलें मंगाई गई। दूसरा प्रयत्न किया, उसने सभी पहाड़ों की यात्रा की, कहीं नाक मिल जाए। तीसरा प्रयत्न किया कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक चेक की। चौथा प्रयत्न उसने ये किया कि बिहार में जो शहीद हुए थे बच्चे उनकी नाक को टटोला। 5वां, उसने मीटिंग में तय किया कि जिंदा मनुष्य की नाक लगाने का निर्णय किया गया। तो इस तरह से आपको सारी बातें इसमें बतानी है। छठा प्रश्न जो है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में ऐसे अन्य कथन भी आए हैं, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए हैं। ये प्रश्न मैंने आपको जब दिए थे तब मैंने मना किया था कि ये प्रश्न नहीं करना आपको। 7वां प्रश्न जो है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। ये बात पूरी व्यंग्य रचना में उभर कर आई है। बिल्कुल सही बात है। नंबर 1, हमारे देश स्वतंत्र हो गया, जॉर्ज पंचम की नाक की मूर्ति लगाने के लिए हमारे देश में जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो देश की झूठी नाक बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन पर व्यंग्य किया गया है, अर्थात सरकारी कार्य प्रणाली पर व्यंग्य किया गया है। भारतीय लोगों की गुलाम मानसिकता पर भी व्यंग्य किया गया है। उनकी सोच जो है अभी तक ऐसी है जो अंग्रेजों के समय थी। तीसरा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि देश के शहीदों की नाक को बड़ी बताया गया है, जबकि जॉर्ज पंचम की नाक को छोटी बताया गया है। ये हमारे लिए मान सम्मान का प्रतीक था। अंत में सबसे बड़ी शर्म की बात है कि जीवित नाक लगाकर हमारे देश की नाक, इज्जत, प्रतिष्ठा इन लोगों ने मिट्टी में मिला दी। इस तरह नाक में कई प्रकार के व्यंग्य किए गए हैं। 8वां प्रश्न, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? लेखक जो है यानी कि इस ओर संकेत करना चाहता है कि जो हमारे देश में जो शहीद हुए थे
महापुरुष उनकी ओर संकेत करना चाहता है, वो अपने उद्देश्य में सफल होता है, क्योंकि आजकल हमें इनकी चिंता नहीं होती है। यही नहीं, 1942 के आंदोलन में बिहार के जो लड़के शहीद हुए थे, उनकी मूर्तियां जो है वहां बिहार सचिवालय के बाहर लगी हुई थी, उनके नाक को भी टटोला गया। उस उद्देश्य को भी बताने में लेखक सफल रहा है, इस ओर संकेत करना चाहता है। 9वां प्रश्न जो है, अखबार ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? अखबार ने जिंदा नाक के में उपयुक्त पत्थर नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2, जीवित नाक लग गई है, जीवित नाक लग गई है जो पत्थर जैसी मिलती है, जबकि अखबार जो होते हैं वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हैं। इस बात को उन्होंने अखबार वालों ने नहीं निभाया। चौथी बात जो है, सरकारी दबाव उस समय मीडिया पर अधिक था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी जब जिंदा नाक लगी तो अखबार वालों ने शांति व सादगी के साथ यही प्रस्तुत किया अखबार ने कि जीवित नाक लग गई है। लेकिन उस दिन कोई भी अभिनंदन समारोह की उद्घाटन की खबर अखबार वालों ने नहीं छापी, अर्थात उनके मन में थोड़ी बहुत ऐसी भावना थी जो सम्मान को बचाना चाहते थे। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र उस समय नहीं था। अगला प्रश्न जो है हमारा 10वां, प्रश्न जो है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? अर्थात आजाद भारत में किसी प्रकार की सुख सुविधा की कमी नहीं थी। यानी हमारा देश स्वतंत्र हुआ, सारी व्यवस्थाएं थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। लेकिन भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी, क्योंकि नई दिल्ली में सब था, लेकिन सारी सुविधाएं थी, सिर्फ नाक नहीं थी। किसकी नाक नहीं थी? जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। अर्थात उस आत्मसम्मान की भावनाओं को बनाए रखने के लिए उन्होंने जीवित व्यक्ति की नाक लगा देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनमें आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। और यही नहीं, जिन लोगों ने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जैसे जॉर्ज पंचम ने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, आज उसी की नाक को लगाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं, बल्कि उसका विरोध होना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नई दिल्ली में सब कुछ था, लेकिन नाक नहीं थी। अगला प्रश्न 11वां, प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? देखिए, अखबार चुप क्यों थे? पहली बात तो हम कह सकते हैं समाचार पत्रों को लोकतंत्र का पहरी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने वो दायित्व नहीं निभाया, चुप थे उस दिन। दूसरा था इसमें अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने व राष्ट्रीय
अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने व भारतीय लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाने का काम आजादी से पूर्व अखबार वाले ही करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि अखबार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम कह सकते हैं आजादी से पहले, लेकिन आजादी के बाद हमारे पास एग्जाम्पल है कि जब जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लग जाती है तो अखबार वाले जो है वास्तविक न्यूज, उनको वास्तविकता बतानी चाहिए, लेकिन वो वास्तविक रूप से वो न्यूज को नहीं छापते हैं। सिर्फ इतना चाहते हैं कि जीवित नाक लगी गई जो मूर्ति जैसी लगी थी, जबकि अखबार वालों को उस समय विरोध करना चाहिए था, लेकिन अखबार वालों ने इसका विरोध नहीं किया। अखबार वाले जो है मानसिक गुलामी के कारण चुप थे। ये कई बार मौजूद प्रश्न भी पूछा जाता है कि नई दिल्ली में सब कुछ था, या फिर हम कह सकते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक जिसने लगी थी उसमें अखबार वाले चुप क्यों थे? क्योंकि वो इसलिए चुप थे क्योंकि कोई भी अखबार जो है देश स्वतंत्र होने के बाद ऐसा दबाव था, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी आ रही थी और हम शारीरिक रूप से भले ही आज़ाद हुए, लेकिन मानसिक रूप से कुछ वर्षों तक हमने मानसिक गुलामी की। यही कारण था कि अखबार वाले चुपचाप थे, जबकि अखबार जो होता है वो लोकतंत्र का पैर होता है। अखबार जो पत्र पत्रिकाएं होती है उसके माध्यम से ही हमने देश के युवा पीढ़ी को जागृत किया था, चाहे वो 1942 का आंदोलन हो, चाहे वो 1857 की क्रांति हो, सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। लेकिन देश स्वतंत्र होने के बाद जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लेकर अनेक प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं, और जब जीवित व्यक्ति की नाक लगती है तो उस समय अखबार वाले जो हैं वास्तविकता को छिपा देते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं। ये सारा मानसिक गुलामी के कारण होता है। इस तरह से इस अध्याय के जो 11 प्रश्न है वो मैंने आपको पहले बता दिए थे कि कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी थी। और कल हम अपना तीसरा पाठ साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया इसको समझेंगे पहले, फिर इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न भी हम समझेंगे। धन्यवाद।